हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अपना नया घर लेते समय या फिर होम लोन लेते समय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर इंसान का सपना होता है अपने घर का। हर कोई चाहता है कि अपना घर ले, जिसके पास माता पिता का दिया हुआ घर है या फिर उसके पास पुश्तैनी घर है, लेकिन फिर भी वो चाहता है अपनी इनकम से एक घर लेना। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी भर की पूंजी जमा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण लास्ट में आते-आते तक उनका जो घर होता है वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों आज इन गलतियों के बारे में बात करेंगे और हमें जानना होगा कि आखिर वो कौन-सी गलती है जो हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सफारी में। मेरा नाम सचिन राजपूत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई घर लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमारी घर के साथ में बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं और हम क्या करते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता है कि आखिर हमें घर लेना है तो किस बजट का लेना है। क्योंकि हम जब भी घर लेने के लिए जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ अपने घर। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को घर तो कोई और पसंद आ रहा है, लेकिन उनका बजट नहीं है और वो धीरे-धीरे करके अपने बजट से आउट भी चले जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं, अगर मेरी इनकम जो है, इनकम के हिसाब से ही मेरा बजट जो है तय होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे अपना बजट को आप तय कर सकते हैं, तो दोस्तों हमने इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप यहाँ आई बटन पे देख पा रहे होंगे। इस फॉर्मूले से आप जान सकते हैं कि आपको अपने घर के लिए कितना बजट निकालना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बजट की। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे पास कैपिटल अमाउंट कितना है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है जो अवेलेबल है, जिसे हम होम लोन के समय अप्लाई करते हुए बैंक को शो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि बैंक भी किसी भी होम लोन को पूरी तरीके से फाइनेंस नहीं करती। बैंक हमेशा 80 से 85% तक जो है लोन वो फाइनेंस करती है। यानी कि अगर आप कोई फ्लैट या कोई घर लेते हैं तो 80 से 85% जो है वो बैंक फाइनेंस करता है और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है अप्रॉक्स 20% वो आपको अपनी जेब से देना होता है। और ऐसी कंडीशन में बैंक जो है यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या आपके पास वो 20% अमाउंट जो है अवेलेबल है अकाउंट में या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कैपिटल कितना है। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि वीडियो है, कि आपका जो है बजट आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री के समय में रजिस्ट्री का खर्चा होता है या फिर होम लोन लेते समय आपकी प्रोसेसिंग फाइल का खर्चा होता है, अन्य खर्चे होते हैं। तो उनके हिसाब से भी आपको अपना बजट जो है बना के रखना होता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप कितने अमाउंट तक की प्रॉपर्टी जो है परचेज करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग गलतियां क्या करते हैं, जब भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें इस एरिया में चाहिए, हमें उस एरिया में चाहिए, ये लोकेशन चाहिए, लेकिन वो अपने बजट के बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों, आपको अपने बजट के बारे में सोचना होता है, क्योंकि आपका बजट ही ये बताएगा कि आपको कौन सी लोकेलिटी पे और कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बजट से बाहर जाते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का बजट तो होता है 20 लाख, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है और वहां पर वो प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो भूल जाते हैं कि हमारा बजट तो इतना था, लेकिन हम 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक की प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर दिया है और उसके बाद हम बैंक में जाते हैं उसे फाइनेंस कराने के लिए। कई कंडीशनों में ऐसा भी देखा गया है कि बैंक फाइनेंस भी कर देता है, क्योंकि आपके पास अप्रोक्स उतना अमाउंट तो पड़ा होता है अकाउंट पे। लेकिन हमारी क्या गलती रहती है कि हम उस समय ये ध्यान नहीं रखते कि ये लोन जो है वन टाइम नहीं है। ये जब तक के लिए हमने लोन लिया है, ये 20 साल के लिए, 30 साल के लिए जो भी हमने लोन लिया है, तब तक हमें इसे कंटिन्यू टाइमली पेमेंट करते हुए रखना है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली चीज क्या रखनी है, हमें अपना बजट ध्यान में रखना है। सेकंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या है, हमें ब्याज दरों के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या है ना कि इतनी जल्दबाजी में होते हैं, अपना घर लेने की इतनी जल्दी होती है कि लोन लेते समय बैंक की ब्याज दरों पर ध्यान ही नहीं देते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ब्याज दरें हैं वो ज्यादा होती है और लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्याज दरें होती है ना, मात्र 0.05% से, यानी कि जो आधा पैसा होता है उसकी वजह से भी आपका जो लोन या फिर टेन्योर है उसकी वजह से भी आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाता है। यानी कि उसके अंदर आपको 50 पैसे की नहीं, वहां पर लाखों की वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि आपकी जेब से लाखों रुपया जो है वो बैंक को अधिक जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम किसी बैंक में लोन के लिए फाइनेंस करते हैं ना, सबसे पहले हमें कंपेयर करना है। एक नहीं, कई बैंकों से कंपेयर करना है कि भाई इस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। और हमें इन सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, हमें उसका चुनाव करना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसका चुनाव जो है वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बैंकें जो है डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत छूट दे देती हैं, रिबेट दे देती हैं, तो कई बैंकें जो है बहुत सख्ती से उसका पालन करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी सरकारी बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए ज्यादा होगी, लेकिन वहां पर जो ब्याज दरें हैं वो आपको कम से कम मिलने वाली है।
सेकेंडली आपकी अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी जो है वो इजीली आपके लिए लोन कर देती है, कुछ ना कुछ वो रियायतें कर देती हैं डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो उनकी तरफ से एक्स्ट्रा मिलती है जो सरकारी बैंकों में नहीं मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्राइवेट बैंकें हैं वो कई बार ऑफर्स निकालती हैं और ऑफर्स के अंदर वो अपनी प्रोसेसिंग फी जो है वो छोड़ देती है या फिर माफ कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई घर लेना चाहते हैं और होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको कहीं से लोन नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखा है आदित्य बिरला होम फाइनेंस का, तो आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, कुछ डिटेल्स देनी है और आपका अप्रूवल आपके सामने आ जाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने दोबारा से वीडियो के बारे में। तो वीडियो में हमने जैसा आपको अभी बताया कि हमारा सेकंड क्या है कि हमें देखनी है ब्याज दरें। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्याज दरें होती है ना, हमेशा फिक्स नहीं होती है। आप ब्याज दरों पे बैंक के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि बैंक से बातचीत करके ब्याज दरों को कम भी करवा सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि दोस्तों जब भी बैंकों का लोन का समय होता है, यानी कि अगर हम आपको बता दें बैंक की क्लोजिंग के समय की हम बात करें, कि आपको पता ही है पूरे साल की जो क्लोजिंग होती है 31 मार्च को होती है, और आप 31 मार्च से पहले यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है। वो टारगेट पूरा करने के लिए कई बार ब्याज दरों में कटौती कर देते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कई बार ऐसा भी ऑप्शन पाया गया है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो माफ कर दीजिए। तो आप वहां पर जाइए और बैंकों के साथ में नेगोशिएट कीजिए। ज्यादातर लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता है, लोग जाते हैं बैंक ने जो बताया, जो एग्जीक्यूटिव ने बताया, उस पर ब्याज दरों पे लोन उन्होंने फाइनलाइज करा लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नेगोशिएट करना है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग फी के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोन के समय बैंक से आप अन्य जानकारियां ले सकते हैं, अन्य चार्जेस के बारे में पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप वहां पर पता कर सकते हैं कि अगर बाई चांस आपकी अगर ईएमआई बाउंस होती है तो बैंकिंग के चार्जेस क्या होते हैं, क्या वो सिंगल टाइम बाउंस चार्ज लगाएंगे या वो मल्टी टाइम जो है बैंक के चार्जेस लगाते रहेंगे आपके बाउंसेस के। तो ये सारी डिटेल आपको लेनी है। हालांकि दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी किस्तें जो है वो बाउंस नहीं होने देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम होम लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम बैकअप प्लान कभी नहीं रखते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, होम लोन लेते समय आपको हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। यानी कि अगर सपोज दैट भगवान ना करे आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आपकी जॉब छूट जाती है, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास से कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही है तो भी आपके पास इतना अमाउंट जरूर पड़ा होना चाहिए कि आप 6 महीने तक बैंक की किस्तें बगैर रुके दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें एक बैकअप प्लान भी लेके चलना होता है, कि हमारे पास इतना अमाउंट हमेशा पड़ा रहना चाहिए कि हमारी किस्तें बाउंस ना हो। हालांकि आपकी किस्तें बाउंस होने के बाद अगर आप उस पेमेंट को करते हैं या फिर बैंक से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है, लोन देने में जो है अभी असमर्थ है कुछ महीनों के लिए, तो आप वहां पर जाके बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, जिसके बाद आपका लोन जो है वो रीस्ट्रक्चर हो सकता है या फिर जो आपका टेनर है वो चेंज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो अहम पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस परसेंटेज पे मिलेगा, ये सारी चीजें इस पे आपकी डिपेंड करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पांचवा पॉइंट जो होता है आपका सिविल स्कोर होता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है या फिर होम लोन चल रहा है या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी टाइमली पेमेंट करें, अपनी बाउंसेस ना होने दें। खासतौर ज्यादातर देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पेमेंट है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो है कैश में जमा करते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट से जो है डेबिट हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके अकाउंट से ईसीएस नहीं लग पाई है या फिर आपके बाउंसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप एग्जीक्यूटिव को पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं या फिर आपके अकाउंट से जो है ईसीएस कटती है, तो उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर जो है वो बिल्ड होता है, जिसके कारण आपका जो सिविल स्कोर है अच्छा होगा और अच्छा होने पर आपको जो लोन की ब्याज दरें हैं वो कम से कम दी जाएंगी। आपको मैं बता दूं, बैंकों के अंदर एक नियम है कि जिसका जितना अच्छा सिविल स्कोर उससे उतना कम ब्याज देना होता है। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि आपके सिविल स्कोर को आपको हर 6 महीने में चेक करते रहना चाहिए। अगर आपके सिविल स्कोर के अंदर कोई गलत एंट्री चढ़ी है तो आप उस एंट्री को भी हटवा सकते हैं। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपके ये 5 पॉइंट रहे तो आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं। साथ के साथ आपको होम लोन इजीली सैंक्शन हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।